आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्या आप लोग कल्पना कर सकते हैं जबकि आपकी आंख न रहे तो क्या वस्तुओं को देखना संभव है, या हमारे आसपास पर्यावरण में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, इन सब के बारे में हम लोग जान सकते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिसको बिना आंख से देखे से समझ में नहीं आता है। जो आँख होता है, आँख तो देखने में सहायता करता है। मान लीजिए हम लोग के पास आँख है लेकिन उसमें दंडाकार व शंक्वाकार कोशिकाएं हैं ही नहीं, तो क्या हम लोग देख सकते हैं? नहीं। जब तक हमारी आंखों में दंडाकार व शंक्वाकार कोशिकाएं उपस्थित न हो तो हम लोग नहीं देख सकते। मान लीजिए आपकी आंखों में दंडाकार कोशिकाएं हैं लेकिन शंक्वाकार कोशिकाएं नहीं है, तो आपको सिर्फ प्रकाश की तीव्रता ही आएगी आपकी आंखों तक, और आप कोई भी रंग देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं वो कलर के लिए जिम्मेदार होती हैं। हम लोग देख लेते हैं कि आँख के कौन कौन से भाग होते हैं और इनके क्या कार्य हैं। आईलिड, जिसे हिंदी में बोला जाता है पलक। ये जो पलक होता है वो आँख की रक्षा करता है। मान लीजिए जो आपके सामने कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी आता हो तो आपकी आंखें अचानक से बंद हो जाती हैं। अचानक से बंद इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये आँखों की रक्षा प्रदान करती हैं। और दूसरा है दृढ़ पटल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्क्लेरोटिक। ये श्वेत पारदर्शी परत होता है और आंतरिक भागों की रक्षा करता है। आप लोग देख रहे हैं कि जो दृढ़ पटल है वो सबसे बाहरी परत है। सबसे बाहरी परत होने के कारण ये आंतरिक भागों को रक्षा प्रदान करता है। इसके बाद है जिसे बोला जाता है कोरॉइड। जब प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं तो आंखों में आंतरिक परावर्तन न होने के कारण ये जो रक्तक पटल होता है वो प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है। इसके बाद है श्वेत मंडल। ये जो होता है श्वेत मंडल, ये आंख का उभरा हुआ भाग होता है जिसके माध्यम से हमारी आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है। और अगला है जलीय द्रव। आप लोग देखते होंगे जब आपकी आंखों में ढेर सारा धूल मिट्टी या कचरा चला जाता है तो आप लोग जब सुबह को उठते हैं तो आपके आंखों के किनारे साइड में कुछ चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। तो वो जो चिपचिपा पदार्थ होता है वही जलीय द्रव होता है। और जलीय द्रव करता क्या है, हमारी आंखों को, हमारी आंखों के लिए एक अवरोध का काम करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि दलदल में जाता है तो वो फंस जाता है, वैसे ही जब जलीय द्रव में कोई भी कीट या धूल मिट्टी के कण आते हैं तो यहीं तक फंस जाते हैं और लेंस तक नहीं पहुंच पाते हैं। यदि लेंस तक वो पहुंच जाते हैं तो हमारी आंखें खराब भी हो सकती हैं। उसके आगे है आइरिस या परितारिका। जो आइरिस या परितारिका होता है वो पुतले के आकार को कम या अधिक करता है। इसके आगे है पुतली, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्यूपिल। ये प्रकाश किरणों के लिए मार्ग प्रदान करता है। आपके जो आंखों में छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है काला रंग का, वही होता है पुतली। इसके बाद आता है नेत्र लेंस। ये जो पूरी जिसमें आइरिस पुतली होते हैं उनको नेत्र लेंस बोला जाता है। और जो नेत्र पेशी होता है इसकी सहायता से जो नेत्र का डायाफ्राम होता है या कोई सांचा होता है, जिस सांचे में आंख स्थित होता है, उसको एक स्थान पे बनाए रखता है। कौन? नेत्र पेशी। इसके बाद आता है पश्चिमाभि मांसपेशी, सिलियरी मसल, जिसकी सहायता से जो आंख का लेंस होता है वो अपने स्थान पे टिका रहता है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी सिलियरी मसल है, यहाँ पे भी सिलियरी मसल, और बीच में क्या है? बीच में नेत्र लेंस है। ये नेत्र लेंस को कम या अधिक करने की क्षमता प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करता है? पश्चिमाभि मांसपेशी। पीत बिंदु, येलो, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट वह बिंदु होता है जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब सबसे अधिक बनता है। उसके बाद आता है अंध बिंदु। अंध बिंदु को अंध बिंदु क्यों कहा जाता है? या ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु को अंध बिंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रकाश किरणें लगभग नहीं के बराबर बनती हैं। उसके बाद आता है रेटिना या दृष्टिपटल। यहाँ पे जो शंक्वाकार व दंडाकार कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि दंडाकार व शंक्वाकार कोशिकाएं क्या होती हैं। आप लोग को इसीलिए पहले ही बता दिया गया है कि जो दंडाकार कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, परंतु जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं वो रंग के लिए सुग्राही होते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया है। अंतिम है दृष्टि नाड़ियाँ। जो दृष्टि नाड़ियाँ होती हैं इसकी सहायता से जब आपके आँख में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो ये दृष्टि नाड़ियों की सहायता से सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती है तथा मस्तिष्क हमें किसी भी वस्तु को सीधा करके दिखाता है।
हम लोग के पास एक आंख न रहे तो क्या हम लोग का कोई प्रभाव पड़ेगा? यदि दोनों आंख हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, यदि एक आंख रहे हम लोग का तो हम लोग दूरी तो उतना ही तय करेंगे, लेकिन जो दोनों आंख होते हैं, इस दोनों आंखों से देखने के कारण इसका क्षेत्र बढ़ जाता है, यानी कि इसका एरिया बढ़ जाता है और हम लोग को इधर उधर की थोड़ा अधिक वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो मुर्गा होता है, मुर्गे में दंडाकार कोशिकाएं बहुत कम पाई जाती हैं, इसीलिए आप लोग देखते होंगे सूर्यास्त होते ही जो मुर्गे होते हैं वो सो जाते हैं, और जैसे ही प्रकाश पड़ती है पृथ्वी पे तो वो कुकड़ू को बोल के उड़ जाते। क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है उनके जिंदगी में भी उजाला आ गया है, तो वो लोग अपने उत्साह या अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुकड़ू बोलते हैं कि हाँ, मेरे जिंदगी में भी कुछ उजाला आ गया है। और जो अंडाकार कोशिकाएं होती हैं वो उल्लू में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि उल्लू रात में आसानी से देख सकता है। उल्लू में अधिक दंडाकार कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। आपकी आंखों को, मान लीजिए आप कहीं गए, खूब ढेर सारा यहाँ पे उजाला है, या आप सूर्य को ही देखते हैं, जब आप कुछ देर सूर्य को देखने के बाद इधर उधर अपनी नजरों को हटाते हैं या किसी वस्तु को देखते हैं तो कुछ समय के लिए आपकी आंखों पे काला पट्टी या ऐसा लगता है कि पूरा अंधेरा अंधेरा है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी चमकीले वस्तु को देखते हैं तो आपकी जो आइरिस होती है, आइरिस की सहायता से जो पुतली होती है वो छोटी हो जाती है। क्यों छोटी हो जाती है? क्योंकि आपकी आंखों में कम से कम प्रवेश अंदर जा सके। इसीलिए जब हम लोग किसी उजाले स्थान से अंधेरे स्थान में आते हैं तो अचानक से हमारी आंखों के सामने पर्दा सा पड़ जाता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे फिल्मों में कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो एक आंख पे पट्टी बांधे रखते हैं और दूसरे आंख खुला रहते हैं। वो ऐसा क्यों करते? कभी आपने सोचा है? वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि जब वो अंधेरे में जाते हैं तो जो खुले में देखने के लिए आंख होती है उस पर पट्टी लगा देते हैं, जिससे कि उन लोगों को अंधेरे में भी आसानी से कोई भी वस्तु दिखाई देती है, और वो जब उजाले में आते हैं तो अंधेरे वाले आंख पे पट्टी कर लेते हैं। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण कैसे होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ह्यूमन आई। नेत्र में कितने पटल होते हैं? सामान्यतः 3 पटल होते हैं या 3 लेयर होती है। तीनों लेयर के बाद आता है जलीय द्रव, जलीय द्रव के बाद आता है नेत्र लेंस के बाद आता है कांचाभ द्रव। सभी से जब प्रकाश की किरणें रेटिना पे पहुंचती हैं तब प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रकाश की किरणें जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा कांचाभ द्रव से होते हुए रेटिना पर मिलती हैं, जहां पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो सामान्यतः उल्टा ही बनता है, सामान्यतः का सदैव ही उल्टा बनता है। ये हम लोग को सीधा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो होता है, आंखों से दृष्टि नाड़ियाँ गई होती हैं, दृष्टि नाड़ियाँ हमारे मस्तिष्क तक पहुंची रहती हैं। जो वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब होता है उसे दृष्टि नाड़ियों की सहायता से मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है तथा उसके पश्चात कोई भी वस्तु हमें सीधा दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग उल्टा सीधा ही देखते हैं, नहीं, हम लोग किसी भी वस्तु को सीधा नहीं देखते हैं, हम लोग को वस्तुएं उल्टा हम लोग की वस्तुएं जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन मस्तिष्क की सहायता से
किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब हम लोग को दिखाई देता है। परंतु मस्तिष्क की सहायता से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं? नेत्र लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, रेटिना तथा लेंस के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है। जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो परिवर्तनशील होती है। अब नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर ऑफ आई लेंस। जैसे कि हम लोग किसी भी वस्तु को पास अथवा दूर, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु दूर स्थित होती है अथवा पास स्थित होती है, इसी को देखने की जो क्षमता होती है उसे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता बोलते हैं। पास अथवा दूर स्थित वस्तुओं को, पास अथवा दूर स्थित वस्तुओं को देखने की क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहीं ना कहीं किससे रिलेट है? समंजन क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं फोकस दूरी से रिलेट करता है। यदि वस्तु जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी ना बढ़े तो क्या हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं। यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी नहीं बढ़ रही है तो हम लोग किसी भी वस्तु को, पास अथवा दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इसीलिए जो समंजन क्षमता होती है वो फोकस दूरी पे कहीं ना कहीं निर्भर करती है। जो समंजन क्षमता होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है नेत्र का दूरबिंदु, फार पॉइंट ऑफ आई, और दूसरा होता है नेत्र का निकट बिंदु, नियर पॉइंट ऑफ आई। नेत्र का दूर बिंदु अथवा निकट बिंदु से आप क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए आप खुले आसमान के नीचे गए, आप लोग कहां तक देख सकते हैं? अधिक से अधिक आप लोग अनंत तक देख सकते हैं। जो नेत्र का दूर बिंदु होता है, जैसे कि किसी मानव नेत्र की सहायता से अनंत तक देखने की क्षमता ही नेत्र की दूर बिंदु कहलाता है। नेत्र का दूर बिंदु किसे कहते हैं? मानव नेत्र द्वारा अनंत तक देखने की क्षमता को ही नेत्र का दूर बिंदु कहा जाता है। मानव नेत्र
द्वारा अनंत तक बिना किसी समंजन क्षमता के देखने को नेत्र का दूरबिंदु कहा जाता है। नेत्र का दूरबिंदु कहा जाता है। लेकिन सब कम से कम कितना देख सकते हैं? जो स्वस्थ नेत्र होती है वो कम से कम कितना देख सकती है? जो स्वस्थ नेत्र होती है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है। उससे कम आप लोग लाएंगे तो आपका जो सिर है यहाँ पे बीच में आप लोग के दर्द करने लगेगा। ज्यादा देर तक देखेंगे तो आपका सिर पूरा दर्द करने लगेगा। वही होता है नेत्र का निकट बिंदु। बिना समंजन क्षमता के देखने की क्रिया नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। और जो स्वस्थ नेत्र होता है उसका निकट बिंदु कितना होता है? जो स्वस्थ नेत्र होता है उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। जो स्वस्थ नेत्र होता है उसका निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। दृष्टि दोष किसके कारण उत्पन्न होते हैं तथा इनका निवारण किसकी सहायता से किया जा सकता है, इसको हम लोग आगे जानते हैं। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। Defects of vision and their correction जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जो मानव नेत्र की फोकस दूरी है वो कम या अधिक होती है, या जो मानव नेत्र की समंजन क्षमता है वो कम या अधिक होने लगती है। जैसे जैसे हम लोग की आयु बढ़ती है जो मसल्स होते हैं उनको प्रोटीन या विटामिन कम मिलने लगती है। प्रोटीन या विटामिन कम मिलने के कारण दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, बहुत सी बीमारियां होती हैं। हम लोग देख लेते हैं कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है और निकट दृष्टि दोष क्या होता है। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो पास अथवा दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसी को दृष्टि दोष बोला जाता है। इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो पास अथवा दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसी को दृष्टि दोष बोला जाता है। दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। इस दोष में क्या होता है, जो निकट दृष्टि दोष या शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया होता है, इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट की मतलब जो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन उससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को
निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसके क्या कारण होते हैं हम लोग देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से कारण होते हैं। कारण पहला है नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। पहला तो कारण ये हो गया नेत्र लेंस के वक्रता का बढ़ जाना, जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूसरा कारण यह होता है कि नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। नेत्र लेंस के गोलक का व्यास का बढ़ जाना। जैसे ये मान लीजिए आई है आप लोगों की, ये आपकी आई है। आपका नेत्र लेंस, ये जो दोष होता है इसमें नेत्र लेंस के गोलक का व्यास जब बढ़ जाता है तो जो प्रकाश की किरणें आती हैं, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कहीं बीच में ही मिल जाती हैं। बीच में मिलने के कारण जो होता है, बीच में मिलने के कारण ये जो बीच में मिल जाती हैं, इसलिए इसका प्रतिबिंब का निर्माण बीच में ही हो जाता है। यदि बीच में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, रेटिना पे नहीं होता है, तो क्या वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग को नहीं दिखाई देता है। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निवारण, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस की फोकस दूरी वाले चश्मे की सहायता से दूर किया जा सकता है। दूर किया जा सकता है। यहाँ पे अवतल लेंस का ही प्रयोग क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो अवतल लेंस का गुण होता है ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि प्रकाश किरणें कहीं पे बीच में ही मिल जा रही हैं। यदि यहाँ पे आप लोग ये मान लीजिए नेत्र हो गया, ये आपका नेत्र है। अब यहाँ पे यदि आप अवतल लेंस रख देंगे तो ये प्रकाश की किरणों को अब फैला देंगी मतलब ये रेटिना पे अब मिलेंगे। ये जो प्रकाश की किरणें हैं अब वो रेटिना पे मिलेंगे। अब जो है वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। हम लोग देख लेते हैं कि दूर दृष्टि दोष होता क्या है। दूर दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को
पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। किंतु पास की कौन सी वस्तुएं होंगी? पास की वे वस्तुएं होंगी जो 25 सेंटीमीटर या उससे कम दूरी पर स्थित होती हैं। वे वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। वे वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। क्यों नहीं दिखाई देती? इसका कारण हम लोग जान लेते हैं। कारण, पहला कारण है नेत्र गोलक का वक्रता कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा कारण यह है कि नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना। नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। ये मान लीजिए आपका नेत्र है, आपका नेत्र हो गया। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो रेटिना होता है यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनता, इससे दूर कहीं पीछे की ओर जाके बनता है। यहाँ पे दोनों किरणें आके मिलती हैं, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें। जब ये गोलक के पीछे जाके मिलती हैं तो क्या यहाँ पे मिलने का कोई मतलब है? नहीं। जब ये यहाँ पे दोनों रेखाएं मिल रही हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा तो, लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, या ऐसा बोल सकते हैं दिखाई ही नहीं देगा। इसका निवारण हम लोग देख लेते हैं कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है। निवारण, इसका निवारण उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की सहायता से किया जा सकता है। उत्तल लेंस की सहायता से किया जा सकता है। ये नेत्र हो गया। जो उत्तल लेंस होता है ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे इकट्ठा कर देता है। अर्थात जब ये प्रकाश किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ पे मिल रही हैं, लेकिन अब इस स्थिति में प्रकाश की किरणें रेटिना पे आके मिलती हैं। यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट बन जाता है। इस प्रकार दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है तथा निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको याद कैसे करेंगे? जो दूर दृष्टि दोष है, ये दूर दृष्टि दोष और दूसरा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, आप लोग देख रहे हैं दूर में कितने शब्द हैं? दूर में 2 शब्द हैं। 2 के बाद क्या आता है? 3। 2 के बाद 3, तो उत्तल में कितना शब्द है? 3। यहाँ पे 2 के बाद 3, यानी कि 2 के बाद ये 3 आएगा। दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और 3 के बाद क्या आता है? 4,
इसमें 3 शब्द हैं, 3 के बाद क्या आता है 4, यानी कि यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार आप लोग उत्तल और अवतल लेंस को याद कर सकते हैं। दूरदृष्टि के लिए क्या उपयोग होता है और निकट दृष्टि दोष के लिए क्या उपयोग होता है। तीसरे नंबर पे आता है जरा दूरदृष्टिता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसबायोपिया। जरा दूरदृष्टिता, प्रेसबायोपिया। ये जो दोष होता है ये उम्र के बढ़ते, यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी पेशियों में लचीलापन आता जाएगा। जो पछमाही मांसपेशियां होती हैं उसमें लचीलापन आने लगता है और जो लेंस होता है उसमें भी थोड़ा लचीलापन आने लगता है। इसी के कारण जरा दूरदृष्टिता होता है। यहाँ पे जरा का मतलब यही है बुढ़ापा, यानी कि ये जो रोग होता है वो बुढ़ापे में होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास एवं दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्यों नहीं दिखाई देती हैं, इसका कारण हम लोग जान लेते हैं। कारण पछमावी मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं। पछमावी मांसपेशियों तथा नेत्र लेंस में लचीलेपन आ जाने के कारण अब इसका निवारण क्या होता है उसे देख लेते हैं। निवारण, इस दोष को उचित अवतल व उत्तल फोकस दूरी वाले लेंस की सहायता से दूर किया जा सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही जो चश्मा होता है उसमें उत्तल और अवतल लेंस कहाँ कहाँ पे स्थित होते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई चश्मा है, ये आपका चश्मा, ये आपका चश्मा है मान लीजिए। यहाँ पे जो नीचे का सतह होता है वहां पे उत्तल लेंस होता है, यहाँ पे उत्तल लेंस और जो ऊपर का सतह होता है वो होता है अवतल लेंस। इस प्रकार एक ही चश्मे में जो नीचे का साइड होता है, जो नीचे का लेंस लगा होता है वो होता है उत्तल लेंस और जो ऊपर लगा हुआ होता है वो होता है अवतल लेंस। अबिंदुकता क्या होता है? चौथा हेडिंग है अबिंदुकता। एस्टिग्माटिज्म जो ये अबिंदुकता होती है इसमें ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज स्थित वस्तुएं एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज है तो ये दोनों एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। जिसको अबिंदुकता होता है उसे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रखी वस्तुएं एक साथ दिखाई नहीं देती हैं।
क्यों नहीं दिखाई देती हैं? इसका कारण हम लोग देख लेते हैं। कारण, आइरिस के आकार निर्धारित न होने के कारण, निर्धारित या निश्चित न होने के कारण। इसको दूर कैसे किया जा सकता है? निवारण, इसको सिलेंडराकार उचित वक्रता त्रिज्या वाले फोकस दूरी के लेंस की सहायता से दूर किया जा सकता है। के लेंस की सहायता से दूर किया जा सकता है। पांचवा और लास्ट है, अंतिम है, वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस। ये जो रोग होता है वर्णांधता जो होता है, इसमें विशेष रंग को पहचानने में समस्या हो जाती है, अथवा ये बोल सकते हैं कि इसमें रंगों का विभेदन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? इसका कारण हम लोग जान लेते हैं। कारण, क्योंकि इसमें शंक्वाकार कोशिकाएं बचपन से ही शंक्वाकार कोशिकाएं जन्म से ही नहीं उपस्थित होती हैं। और आप लोग से प्रश्न ये पूछ सकता है कि कौन सी जो दृष्टि दोष है, कौन सी दृष्टि दोष आनुवांशिक होता है? तो जो वर्णांधता होता है ये आनुवांशिक रोग होता है। थैंक यू, धन्यवाद।